जय हिंद, राधे राधे। नमस्ते आप सभी को। ये हम लोग एक सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं जो आपका क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। उसमें जो पिछले साल आए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हम लोग उसके सीरीज पे चर्चा, साइंस सब्जेक्ट, और हम लोग बायोलॉजी से शुरुआत किए हैं। बायोलॉजी के कुछ चैप्टर हम लोग कर लिए हैं और कुछ अभी कर रहे हैं। आज का फिर से एक बायोलॉजी का नया टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है ये हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। जब पिछले साल आए हुए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करना है। हम लोग का उद्देश्य इसमें यह है कि जो पिछले साल क्वेश्चन आया है उसको, क्वेश्चन आए हुए उसको करना है, फिर उसके बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी लाएंगे, मतलब भी करेंगे और क्वेश्चन जो आने वाले टाइम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे बात का। तो क्वेश्चन है कि आपके जानते हैं जो आ रहे हैं, आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ना, आपके ये वनडे एग्जाम जो भी हो रहे हैं उन सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग ऐसे हैं कि जो लोग इस वन और ढूंढते रहते हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगा, तो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन हम ये करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए। और हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो इस बात को ध्यान रखते हैं कि एक क्वेश्चन में जो कुछ और उससे मिलता जुलता मतलब एक क्वेश्चन से आपको 2 3 4 5, इसलिए अगर आप लोग अच्छे धैर्य से देखेंगे जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। जो वनडे आपके वनडे एग्जाम को देने वाले, आप भी इसको देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसका जो जो और पार्ट हो चुके हैं ना, उसका लिस्ट नीचे प्लेलिस्ट में डलवा दिया जाएगा, डलवा दिया गया है और इसमें डलवा दिया जाएगा। उससे आप देख सकते हैं, सारा जाएगा पीछे हो गया है चैप्टर का आप ना। और दूसरी बात, अभी ये साइंस का बायोलॉजी चल रहा है, इसके बाद इसमें जो फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, उसको हम लोग करेंगे। मैथ का करेंगे, सारे सब्जेक्ट करेंगे, वो आपको जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। शायद आप लोग को ये दिख रहा होगा, नहीं। चलिए क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर पहली बात तो क्या है, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। एक्चुअली शायद ऐसा है कि जो एवोल्यूशन है वो शायद आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, हम लोग कर लेंगे, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, हो सकता है लोग इसका इवोल्यूशन चैप्टर का भी क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, इसके पहले, इसको हम आने से पहले थोड़ा सा हम हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी क्या चीज है, थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड बता रहे हैं। तो क्लास में तो पूरा पूरा इसको पढ़े ही हैं। एक्चुअली एक चैप्टर होता है, तो बोलते हैं जेनेटिक्स, तो आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं अनुवांशिकता। ये जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स का मतलब ये कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव जंतुओं में जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम जो करता है वो एक जीन करती है। मतलब उसी जीन से सारा कुछ कंट्रोल, कोई भी एक्टिविटी, तो उसको पढ़ने का काम क्या किया है, किसमें किया जाता है, उस जेनेटिक्स में। बात में आई। एक्चुअली अब जेनेटिक्स होता क्या है, इस जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ा गया है, वही बात को समझना है। देखिए जेनेटिक्स में ये पढ़ा जाता है ना, एक हम लोग बात करें तो जेनेटिक्स इक्वल टू, अब जेनेटिक्स में क्या चीजें आती हैं, उसमें देखिए आती है, एक तो आपकी ये आती है हेरिडिटी, और दूसरा प्लस वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन, इस दोनों को मिला के बनता है जेनेटिक्स। अब देखिए हेरिडिटी जो है, ये हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। अगर हम इसकी बात करेंगे हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी ये है, मतलब जो हमारे पूर्वजों से हमको मिलती है, मतलब जैसे कहने का मतलब सीधा ऐसे समझिए, सीधा ऐसे, अगर कोई ह्यूमन है तो उसका जो बेबी होगा वो ह्यूमन ही होगा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ये नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, उसकी
ऊपर से मतलब पीढ़ी से आई है, मतलब एक प्रकार की उसको मिली है जो वंशानुगति, वो उसको बोलते हैं हेरेडिटी। बात समझ में आई? और उसी में वेरिएशन भी कुछ देखने को मिलता है। वेरिएशन मतलब भिन्नताएं, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर एक बाप है और एक बेटा है तो उन दोनों को आप देख के ये पहचान नहीं सकते हैं कौन बाप है कौन बेटा, इतना भी सिमिलर नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आता है। क्या मान लीजिए अगर दो भाई हैं तो दोनों भाई अगर ट्विंस नहीं है, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, तो उनको आप देख के इस बात से मतलब ऐसा पहचान सकते हैं कि राम है ये श्याम है, असमें ही मतलब इतना सिमिलरिटी नहीं रहेगी, आप देख के पहचान नहीं पाएंगे। तो जो वो डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन है। और जो सिमिलरिटी है कि दोनों ह्यूमन ही है, ऐसा नहीं कि एक ह्यूमन है ये कुत्ता बन गया। तो बात आई, तो दोनों ह्यूमन है, ये क्या है, हेरिडिटी। जो कुछ कुछ अब दिख रहा है पहचानने का वो है वेरिएशन। तो इस चैप्टर में हम लोग हालांकि डिटेल में इसको पढ़े हैं, बस हम थोड़ा सा बस ये बताना चाह रहे थे कि आप समझ जाइए। बाकी हम लोग इस डिटेल क्वेश्चन ओ इसमें पढ़ तो चुके ही क्लास में। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे यहाँ पे भी आके, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। अब इसमें एक साइंटिस्ट थे जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने इसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है ना। मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कुछ वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। विच प्लांट इन द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय मेंडल फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। जो चीजें ये किए एक्सपेरिमेंट, मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट किए मेंडल साहब ने, वो कुछ प्लांट को लिए होंगे, वो प्लांट में एक्सपेरिमेंट किए थे, वो किस प्लांट में एक्सपेरिमेंट किए थे। देखिए ये बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 2016, 18, 22 और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे एक एग्जाम्पलर आती है तो उसमें देखने को मिलेगा। तो ये कुल मिला किसने किस पे काम किया था, मटर के पौधे पे काम किया था, वो जो थी स्वीट पी, है ना, उस पे ये अपना काम किए थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेसेसिव ट्रेट ऑफ गार्डन पी, मतलब ये गार्डन पी जो होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था स्वीट, उसका रेसेसिव ट्रेट इसमें से कौन सा है। 2015 और 16 क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए इसमें से पूछा है रेसेसिव। अब देखिए रेसेसिव और एक होता है डोमिनेंट, मतलब जो एक छिपा हुआ करेक्टर और जो दिखे, जिसका जिसका प्रभाव दिखे उसको डोमिनेंट, जिसका कम दिखे उसको रेसेसिव कहते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है टाल स्टेम। टाल मतलब बड़ा। अब बड़ा ये स्टेम, ये रेसेसिव नहीं, ये डोमिनेटिंग करेक्टर है भाई, ये बड़ा है ना, जिसका बड़ा होगा मतलब जो जो बड़ा होगा वो दिखेगा ना, तो उसका जिसका वो प्रभुत्व ज्यादा हो कह लीजिए, ज्यादा दिखेगा। तो ये जो है, ये टाल स्टेम ये रेसेसिव नहीं है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये रेसेसिव नहीं होता, ये डोमिनेटिंग होता। और यहाँ पे दिया है ये रिंकल सीड। ये रिंकल सीड जो है ना, ये रेसेसिव है। सीड का जो शेप होता है ना, एक होता है राउंड, जैसे मान लीजिए दिखाएं अगर हम, तो ये एक राउंड सीड है, अगर सीड का कोई देखेंगे तो दिख रहा होगा। और जो अगर इसी सीड को, ये जो राउंड है, ये डोमिनेटिंग करेक्टर है। और अगर इस सीड को हम ऐसे ऐसे पिचका 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 बना देंगे, अब ये देखिए सब पिचका हुआ है, तो ये राउंड नहीं, ये रिंकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिंकल्ड। ये रिंकल्ड, यही यही रेसेसिव है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये रिंकल्ड सीड रेसेसिव है, तो बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग क्लास में तो पढ़े ही हैं इसको, तो ये पूछ रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कोई दो करेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाए, तो उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो है, जैसे मान लीजिए अगर एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, इनके बीच अगर क्रॉस कराया जाएगा तो एक करेक्टर देखिए इसके लंबाई का है और एक करेक्टर उसके सीड के शेप का है, ये वाला। इसमें दो करेक्टर हैं, तो इसमें जो दो करेक्टर है इसमें दोनों का इसी वजह से उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। क्रॉस हम लोग डिस्कस किए क्लास में, इसमें करें ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
आप लोग जानते होंगे। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनो फिनोटिपिक पूछा है, तो फिनोटिपिक रेशियो इसका क्या होगा? तो इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। ये होता है फिनोटिपिक रेशियो। तो इसका आंसर क्या होगा? ये फिनोटिपिक रेशियो होता है। अगर इसका हो से पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन कभी मान लें पूछ लिया इसका जीनोटिपिक रेशियो कितना होगा, तो ये हो गया 12:24:12:1। ऐसे कर दीजिए। ये जीनोटिपिक रेशियो होता है। हम तो ऐसे याद किए हैं 12:24:12:1, बाकी आपको जैसे याद करना हो वैसे याद कर सकते हैं। तो ये अगर आएगा डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो 12:24:12:1, 1:2:2:4:1:2:1:2:1। ठीक है। तो अगर कुछ है जीनोटिपिक तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए। द फर्स्ट जनरेशन क्रॉस ऑफ ए लॉन्ग प्लांट, लॉन्ग एंड शॉर्ट पी प्लांट गिव लॉन्ग पी प्लांट, सेकेंड जनरेशन विल गिव। अब बोला गया, देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट जनरेशन क्रॉस जो एक जैसे क्रॉस जो कराया गया, तो पहले क्या कराया गया कि एक लॉन्ग एंड शॉर्ट पी प्लांट के बीच में कराया गया। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक कैपिटल टी ये लॉन्ग है, बस लॉन्ग, एंड अब दूसरा क्या है शॉर्ट। अब दूसरा मतलब जैसे स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट मतलब डॉर्फ। अब इसमें कुछ प्लांट लॉन्ग प्लांट मिले, है ना। अब वो लोग इसमें कुछ गिव लॉन्ग प्लांट। अब सेकेंड जनरेशन विल गिव। तो अब देखिए जब ये एक इससे जो बनेगा, जो मान लो पहला हुआ, जैसे ये मान लो ऐसे कराते हैं, मान लो कैपिटल टी भी जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और इसका कराएंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका फिर से इससे कराएंगे तो ये भी कैपिटल टी। तो ये देखिए ये ना टाल कहलाएगा, बस ये हेट्रोजाइगस टाल है, मतलब लॉन्ग प्लांट है। तो ये फर्स्ट जनरेशन में ये लॉन्ग है। अब तो सेकेंड जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा? अब इसके बाद जब सेकेंड जनरेशन ये तो आएगा, जब सेकेंड जनरेशन इसका आएगा, तो उसमें हमको ये लॉन्ग और डॉर्फ मतलब ये स्मॉल टी भी दोनों देखने को मिलेगा। अब इसका चेकर बोर्ड आगे बनाएंगे तो क्लास हम लोग क्लास में किए हैं, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए इसमें दोनों देखने को मिलेगा, और ऐसा होगा तो बोथ लॉन्ग एंड डॉर्फ प्लांट देखने को मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आता है। 3:1 रेशियो ऑफ F2 जनरेशन वाज ऑब्टेन्ड बाई, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये पूछ रहा है कि इस क्रॉस के F2 जनरेशन में जो रेशियो होगा वो 3:1 आएगा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जैसे जैसे मान लीजिए देखिए कैपिटल टी ये है, स्मॉल टी। अब ये एक करेक्टर है, एक करेक्टर को अगर हम लोग क्रॉस करेंगे, जब इससे जो पहला बनेगा एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ये क्या है F1 जनरेशन। अब इसी को अगर दोबारा क्रॉस करेंगे तो ये F2 जनरेशन होगा, क्योंकि अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इधर और कैपिटल टी स्मॉल टी इधर, तो ये कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो पूछेगा F2 जैसे में 3:1 रेशियो, तो 3:1 फिर यही देखिए ये तीनों क्या है, ये वाला भी लंबा है, ये वाला भी लंबा है, ये वाला भी लंबा है। बस ये कि ये शॉर्ट ये होमोजाइगस टॉल है जो कैपिटल टी है, और जो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस टॉल है। ये तीनों लंबे हैं और ये छोटा है। इसका रेशियो 3:1 ही तो आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये मोनो हाइब्रिड में ऐसा देखने को मिलता है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कोई आंसर नंबर इसका ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा देखिए इसको। ये क्वेश्चन कह रहा है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाज प्रपोज्ड बाय। सेग्रीगेशन का जो लॉ है वो किसने प्रपोज्ड किया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। ये कुछ जो मेंडल के नियम थे, पूछा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ तीन नियम थे ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये वाला ये किसने प्रपोज्ड किया? तो मेंडल साहब कहाँ गए होंगे? मेंडल साहब ये देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन समस्या पे आइए। पूछ रहा है क्रोमोसोम इज मेड अप। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो पहली बात तो आपको बताया भी है क्लास में, फिर से बता देते हैं। जो ये आपका सेल होता है, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है?
ये सेल होता है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको ये क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और इसी क्रोमोसोम के अंदर में क्या पाया जाता है? डीएनए। और जो डीएनए है यही एक क्या होता है, समझ में आई? तो ये डीएनए जीन है, और ये कहाँ पाया गया? सेल। ये वाली क्या है? पूरा एक सेल है। और ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए हमारा जीन है। तो कहाँ पाया जाता है? इतने पूछा पूछा किसके मिल के बने होता है? तो जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है। तो कहाँ है ऐसा कोई ऑप्शन? प्रोटीन, डीएनए, डीएनए, ये वाला डी नंबर, उसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं, तो इसका डी नंबर सही होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन। सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जाते होंगे, और ये तो सिंपल तो है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। आपके वनडे वाले वनडे एग्जाम में वही बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको नहीं मालूम रहेगा तो नहीं पता चलेगा। अब जो हमने क्रोमोसोम बताया था अभी, तो पूछ रहा है इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल, ह्यूमन में पूछा है ना। तो ह्यूमन में टोटल देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 23 पेयर, मतलब जोड़ा, चाहे 23 जोड़ा हो या पेयर हो, और चाहे 46 क्रोमोसोम, इतने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में। बस में आई? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 46, अर्थात सी नंबर पर था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन स्पर्म आर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल कह सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाया है। आप भी दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। तो दिमाग की किडनी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए वैसे क्या सही होगा। चलिए हम बता देते हैं। देखिए इसमें क्या है, पूछा हुआ है द नंबर ऑफ ऑटोसोम। एक्चुअली जो ह्यूमन में, पहली बात तो स्पर्म की बात कर रहा है। तो अब देखिए एक बात हम बताएं, जो ह्यूमन होता है, अगर अगर एक कंप्लीट ह्यूमन है, दिखाई दे रहा है ना, अगर कंप्लीट ह्यूमन है तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होगा। अब ह्यूमन है तो ह्यूमन में ये मेल भी आ सकते हैं ना, और और फीमेल भी। इसमें ह्यूमन में यहाँ लिख रहे हैं, चाहे मेल कहिए चाहे फीमेल, दोनों आएगा। अब इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब जो ये 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, इसको हम देखें तो ये इसमें इसमें दो कैटेगरी होती है। एक तो देखिए होता है, एक होता है ऑटोसोम, और दूसरा वाला होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब देखिए जो ऑटोसोम है, जो ये ऑटोसोम है, ये होता है 44। क्या होता है? 44, यानी 22 पेयर से बोल सकते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये होता है 1 पेयर, यानी 2, है ना। अब ये जो दो होते हैं ना, ये दो दो प्रकार के होते हैं। तब ये जो दो हैं, ये दो टाइप के होते हैं, मेल में अलग और फीमेल में अलग। ये जो ऑटोसोम है ये तो कॉमन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सब में होगा। लेकिन जो ये सेक्स क्रोमोसोम है, दो यानी एक पेयर, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब हम इसमें अगर देखिए, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर हम इसमें मेल में बात करेंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखिए अगर मेल में बात करेंगे तो मेल में होता है ये एक्स वाई, और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में होता है यक्स यक्स, है ना। अब देखिए ये तो कॉमन है 44 क्रोमोसोम। तो अगर हम मेल की बात करें यहाँ पे, इस वाले में अगर मेल में कितना कैसा क्रोमोसोम होता है, तो जो पहले फीमेल में, तो ये 22, और अगर फीमेल में है तो फीमेल में 22, ये ऑटोसोम हो जाएगा, और प्लस एक्स एक्स, ये टोटल 22 पेयर है, समझिएगा। 22 पेयर कहिए इसको, ठीक है। फिर इसको हम इसे लिख दिया।
44 प्लस एक्स वाई, ये मिला के हो जाएगा 40, ये फीमेल में होता है। और अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, इसमें ये तो 44 ही होता है प्लस एक्स और वाई, तो ये दोनों मिला के 46 हो जाएगा। बस इतना समझिए, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, ह्यूमन के स्पर्म। अब ह्यूमन का अगर स्पर्म की बात करेंगे तो स्पर्म देखिए पाया जाता है मेल में, ये ह्यूमन जो है स्पर्म क्या है, ये मेल में होता है। अब ये क्या है, ये प्रकार का मेल गैमीट है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो बात कर रहा है मेल गैमीट, अगर हम फिर से ये लिखें ह्यूमन, तो ह्यूमन का जो ये स्पर्म है, स्पर्म में ये क्या होता है आपका, ये मेल गैमीट है, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन होता है 2n, क्या होता है 2n, और जब उसका गैमीट बनता है तो वो 2n से, ये 2n से n हो जाता है, तो इसमें होता है 46 क्रोमोसोम, तो इसका आधा न होगा, तो स्पर्म में इसका 2n का n हो गया तो 46 का आधा हो जाएगा, तो ये 23 क्रोमोसोम। पास में आ रही है, तो ये 23 क्रोमोसोम होगा टोटल। लेकिन पूछा गया है ऑटोसोम के बारे में, तो ऑटोसोम टोटल कितना होता है 22। अब इसमें अगर हम लोग बात करें 46 में, तो इसमें टोटल होगा 22 पेयर यानी 44, अब इसका आधा होगा तो हो जाएगा 22। ऑटोसोम ह्यूमन के स्पर्म में कितना होगा 22, इसका राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। अब ये मान रहे हैं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से अगर फीमेल की बात करेंगे ओवम में, तो ओवम, अब ये जो 22 हो रहा है इसमें 22 में, इस 22 में ऑटोसोम का बात किया रहा है, अगर इसी में एक और जोड़ देंगे 46 का, तो मेल में तो ये क्या होगा, ह्यूमन का पूछा है ना मेल का, तो मेल में ये वाई है ना, या तो एक्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन वाला है। अब इसमें अगर फीमेल की बात करेंगे, तो अगर फीमेल की यहाँ पे बात करेंगे तो फीमेल में ये 22 तो कॉमन रहेगा, प्लस इन दोनों में से कोई एक आएगा, है ना। ये 22 कौन हो गया, ये तो अब ये अगर जुड़ जाएगा तो ये पूरा क्रोमोसोम की बात कर रहा है, मतलब फीमेल के ओवम की हम बात कर रहे हैं, सॉरी ये ओवम कहलाए, मतलब गैमिट में 22 प्लस 1 23। अब देखिए कहीं क्वेश्चन पूछता है कि कंप्लीट गैमिट में, ह्यूमन के गैमिट में 23 क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम बल्कि बाकी ऑटोसोम, इसे चाहे मेल हो चाहे फीमेल सब में ही होगा। अब पूछेगा अगर ऑटोसोम का कितना होगा इस गैमिट में, तो क्या कहलाएगा 22, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, देखिए ये क्वेश्चन तो इवोल्यूशन का है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको समझिए, हो सकता है आ जाए, अगर आपको नहीं आएगा तो हो सकता है किसी कंप्यूटर एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका है इवोल्यूशन का, और ये पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज। अब देखिए होमोलोगस ऑर्गन क्या हो रहा है, हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, कुछ और कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, पिछले साल मिला के हम लोग पिछले 4 सालों में, तो हम लोग कंसेप्ट इसीलिए बहुत सारे डिस्कशन करते चल जाना है, ठीक है। हम लोग 10 क्वेश्चन करें, लेकिन जो करेंगे बहुत ठीक ठाक करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपको हल कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि एक बात और ध्यान देते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, है ना, तो जो लंबा वीडियो कोई देखता नहीं, अब शॉर्ट्स रील का ज़माना है, एक खिसकाते गए, 1 मिनट में 777 रील खिसका, कुछ नहीं ना। इसीलिए थोड़ा सा हम भी ध्यान दे रहे हैं कि भैया खिसकाओ नहीं, थोड़ा रुक जाओ। चलिए फिलहाल पूछ रहा होमोलोगस ऑर्गन क्या है। देखिए एक्चुअली ये ना 2 टाइप के ऑर्गन होते हैं, एक होता है, अब ये जो होमो ये होता है ना, अब देखिए एक होता है होमोलोगस और दूसरा होता है एनालोगस। अब जो होमोलोगस है इसका मतलब ये है ना कि कुछ ऐसे ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म में, फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, किसी दूसरे में, कुछ ऐसे ऑर्गन जिनकी उत्पत्ति तो एक स्थान से हुई है, लेकिन उनका फंक्शन क्या है, डिफरेंस है।
तो मतलब हम ये कह सकते हैं होमोलोगस में जो ओरिजिन है, ओरिजिन तो सेम है, और लेकिन इसका जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट है, या इसका फंक्शन सेम भी हो सकता है। ओरिजिन पहले तो सेम होनी चाहिए, तो ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। बस में आइए, अगर फंक्शन डिफरेंस है, ओरिजिन सेम है, तो होमोलोगस ऑर्गन कहलाएगा। अब इनमें से जैसे एग्जांपल समझिए ऐसे कि यहाँ पे दिया है आर्म ऑफ द डॉग एंड फ्रॉग, क्या पूछा है, आर्म ऑफ आवर आर्म मतलब हमारे आर्म, और डॉग के फोर लेग, फोर लेग मतलब अगले वाला पैर, फोर लेग हैंड लेग, पहले समझना। तो हमारे आर्म भुजाएं और डॉग के, इन दोनों की ना ओरिजिन देखिए सेम स्थान से हुई, जहां से मेरा हाथ बना होगा वहीं से डॉग का पहला वाला पैर भी बना होगा, दोनों। इसलिए लेकिन हमारा काम क्या है, बहुत सारा काम हाथ से हम करते हैं, लेकिन डॉग का काम क्या है, चलना। तो इसलिए ये होमोलोगस ऑर्गन ये भी है। अब जैसे दूसरा देखिए, अवर टीथ एंड एलिफेंट का जो टास्क, जो बड़का दांत निकला रहता है उसका, हाथी का और हमारा, दोनों की ओरिजिन सेम है, लेकिन हम लोग को दोनों का काम अलग अलग है। हम लोग का काम चबाने का है बहुत सारा काम, उसका केवल हाथी के दांत दिखाने का, समझोगे ना, हाथी का दांत दिखाने का दांत। तो वो ओरिजिन तो सेम ही है उसकी। अब सेम मतलब ये नहीं कि हमारे घर से वो दोनों एक ही घर से निकले, घर वाला सेम नहीं, मतलब जब बॉडी बनी होगी तो जिस लेयर से हमारा दांत बना है उसी लेयर से उनका भी दांत बना, तो ये भी है। पोटैटो और रनर्स ग्रास, देखो पोटैटो भी एक स्टेम है, और जो रनर ग्रास है ये भी स्टेम है, मतलब जहां से ओरिजिन दोनों को सेम हुई, इसलिए इसका आंसर ये होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। अब दूसरा इसमें कुछ और बता दें, एनालोगस, इसमें क्या होता है, इसमें फंक्शन जो है, फंक्शन सेम है, और जो ओरिजिन है एनालोगस में वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो उसको एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं, है ना। अब देखिए जैसे क्या है, अगर फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है, तो वो एनालोगस ऑर्गन कहलाएगा। जैसे कि चमगादड़ के पंख और बर्ड जो होते हैं, कबूतर या कोई भी कबूतर, उसके पंख, दोनों का काम उड़ने का काम है पंख से, लेकिन उनकी जो ओरिजिन है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि चमगादड़ मैमल्स में आती है, और बर्ड जो है वो बर्ड में आता है, बर्ड जितने भी हैं, तो वो जो है ना वो उनका ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, उड़ना। पास में आई, तो ये ऐसा कहलाएगा एनालोगस ऑर्गन। तो लेकिन इसमें क्या पूछा है, होमोलोगस ऑर्गन, तो इसमें होमोलोगस ऑर्गन तीनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। आई थिंक हम लोग आज इसमें जो है ये 10 क्वेश्चन किए हैं, और 10 क्वेश्चन ही नहीं, 10 क्वेश्चन के साथ बहुत सारा कंसेप्ट भी किए हैं। अब आप लोग इसको देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कितना सारा कंसेप्ट है, ठीक है। और हम लोग इसका फिर नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वही फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं। और इसका जो सारा लिंक है नीचे डलवा दे रहे हैं, है ना, आप लोग देखिएगा, और आपके जरूर आपके एग्जाम में ये उपयोगी होगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगभग 15-20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी छोटा मोटी बात नहीं है ना। और जो आपके वनडे एग्जाम में फिर से बता दें, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है सब जो हम लोग कर रहे हैं ये सब कुछ एनसीईआरटी पे चल रहा है, सीआरटी पे चल रहा है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्वेश्चन खुद ही एनसीईआरटी 19 में और 20 में आया हुआ है, तो इसलिए आपके लिए भी जरूरी होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग आज इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे वीडियो में इसका दूसरा पार्ट में, है ना। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग उसको समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है।